कि यूपी भी एक एग्जांपल है। यूपी का भी इमेज बहुत वैसा नहीं था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं था, इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं था, लेकिन इमेज बदला गया, कुछ बड़े स्टेप्स लिए गए, अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रहा है। तो ये मॉडल क्या वहाँ पे लागू होगा क्या? नहीं, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट माधुरी जी ने बोला। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री आने के पहले बहुत जोर देना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पर थोड़ी बहुत एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन का इमेज पिछले दिनों में बढ़ा था। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो करना पड़ेगा नए सरकार को, कि जैसे यूपी में भी किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर पहले ऐसे किए जिससे कि इसको पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से दलालों से और सरकार के नुमाइंदे जब दलाल बन के जाते हैं वो उनसे पूरी तरह से भयमुक्त करना है उनको। तो ये तो बात कोई दो राय नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही एक जरूरी इंपॉर्टेंट इशू रहेगा, और उसको पहले पहले से उसको संभालना पड़ेगा। और ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास करीबन इतना बड़ा लैंड बॉर्डर और कोई प्रदेश के पास नहीं है हमारे देश में। और वो पोरस लैंड बॉर्डर है, उसको उस बॉर्डर को भी संभालना लॉ एंड ऑर्डर के तहत, कि उसको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि तीन या चार चीज को बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। एक तो है, जैसे मैंने पहले जी। कहा था, एमएसएमई सेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रोच में लाना पड़ेगा। ये भी एक यूपी का मॉडल है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर, जो इस वक्त करीबन 90 लाख यूनिट पश्चिम बंगाल में है, और 90 लाख यूनिट को अगर आप डिस्ट्रिक्ट से अगर बंटवारा करें उनको, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसे एक सेगमेंट्स मिलेंगे जो डिस्ट्रिक्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट को एक ब्रांड बनाइए आप, बना के उसका एक अप्रोच एक नया हो सकता है। तीसरी बात, बंगाल का जो लोकेशन जो है वो एक कोस्टल स्टेट समझ लीजिए। उसके पास एक नहीं दो दो पोर्ट के साथ एक्सेस है। कलकत्ता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, और एक पोर्ट बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट्स का एक जोन बन सकता है। और फाइनल बात जो है, मैं ये कहता हूं कि उसमें जो पश्चिम बंगाल में अगर आप जो जो इसको एक या ऐसा एक एजुकेशन का हब बनाएं, मैं समझता हूं कि वो एक एजुकेशन का हब बन के एक और भी आगे वो उभर सकता है। बिल्कुल, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इस पे मैं आगे आऊँगा। सुनील कुमार सिन्हा साहब, आपके पास आता हूँ, लेकिन संजय बुधिया साहब, एक चीज़ मैं पूछूँ। एक जब एक्सपोर्ट हब की बात करते हैं हम लोग, आपने भी कहा कि एक्सपोर्ट हब की काफ़ी पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स की, आपके खुद इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के वहाँ पे कई सारे यूनिट्स हैं। लेकिन अगर मैं पूछूँ कि कौन-कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश वहाँ पर है, रॉ मटेरियल के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से? और एक चीज़ और कि सर्विस सेक्टर को कैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने कहा, बंगाल में इंजीनियरिंग सेक्टर काफी, बंगाल हैज बीन द बैकबोन। जैसे उसको हमारे हावड़ा एरिया है, उसको बोलते हैं शेफील्ड ऑफ द ईस्ट। तो आज इंजीनियरिंग सेक्टर और बंगाल में रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी सहूलियत है। आपको जो आयरन स्टील है या माइंस है, कोयला है इधर, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा, ये सारे हमारे आस पास हैं। मतलब आज बंगाल के इर्द गिर्द आपको रॉ मटेरियल की सुविधाएं हैं। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को काफी आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। वैसे आप देखेंगे टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर बंगाल से इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट का काफी बड़ा शेयर है। हम लोगों का अराउंड 14% जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है बंगाल से ही जा रहा है, तो उसको और तो बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा आपने जैसे बताया कि और प्रोडक्ट्स के अंदर में हम लोग आईटी आईटीएस डेवलपमेंट करें, डाटा सेंटर बनाएं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स में टेक्सटाइल्स एंड लेदर और जेम्स ज्वेलरी, ये 4-5 चीजों पे हम लोग और एक्सीलरेटेड ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये 5-6 चीजों को अगर हम डेवलप करें तो उस क्षेत्र से काफी, ये तो मटेरियल जा ही रहे हैं, पर इसको और काफी बढ़ाया जा सकता है। ये काफ़ी बढ़ाया जा सकता है और इसके पोटेंशियल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सुनील कुमार सिन्हा साहब, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सारी चीज़ें जो पोटेंशियल बता रहे हैं संजय बुधिया साहब, ये इसको एनकैश कर पाना, इसके लिए
आपको क्या लगता है कि अभी से रोड मैप बना के रख देना चाहिए नई सरकार को? ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि रोड मैप निहायत ज़रूरी होगा। ये देख लीजिए कि अब पिछले कुछ दिनों में जिस किस्म के भी एफटीए भारत ने साइन किए हैं, चाहे वो ईयू के साथ हो, यूके के साथ हो, या न्यूजीलैंड के साथ हो, ये तमाम जो एफटीएज हैं, उनको अगर आप करीबी तरीके से देखें तो इन सब एफटीएज में एमएसएमई के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल कर सामने आती है, जो कि टैरिफ हटने की वजह से एमएसएमई को अपने एक्सपोर्ट्स को इन कंट्रीज में भेजने में काफ़ी सहायता होगी। परंतु साथ ही साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि टैरिफ्स तो हट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और खास करके नॉन टैरिफ बैरियर में जो ईएसजी, जिसे हम एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दे या कंप्लायंस कहते हैं, वो चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जो ईयू है, ईयू में जिस किस्म की बात हो रही है कार्बन टैक्स को लेकर के, तो वो अपने आप में एक जो है मुश्किलात पैदा कर सकता है एमएसएमई एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इस समय ज़रूरी ये है कि दो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी। एक तो ये कि जो एफटीएज हम साइन कर रहे हैं और साइन करने जा रहे हैं, उनका जो है एमएसएमई को फ़ायदा किन किन क्षेत्रों में होगा और किन किन देशों में होगा, इस चीज़ को जो है एमएसएमई तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है एमएसएमई को आपको इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा कि टैरिफ बैरियर्स जो है एफटीए की वजह से ख़त्म हो गए हैं या बहुत लो हो गए हैं, परंतु वही आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं बढ़ाएगा। ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इन और कंप्लायंस से रिलेटेड जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, खास करके ईएसजी से रिलेटेड, उनकी तरफ जो है एमएसएमई को ध्यान देना होगा और इसके लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है, ताकि जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है ना सिर्फ वो इन चीज़ों के प्रति जागरूक हो, परंतु वो इन चीज़ों को एक किस्म से रिस्क के तरीके से देखे। क्योंकि अगर आपने उन चीज़ कंप्लायंस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो यही चीज़ आपके लिए जो है रिस्क बन सकते हैं और आपके लिए जो है बाधा बन सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर पूरी तरह से दरअसल आने वाले कंप्लायंस कॉस्ट जो है, हाँ, एक कंप्लायंस कॉस्ट भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है, खासतौर से जब हम एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे होते हैं या फिर दूसरी इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। इसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी समय समय पर आती है, उसमें पश्चिम बंगाल को लेकर खासतौर से संजय बुधिया साहब, कई सारे सेगमेंट पॉकेट ऐसे रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक सवाल मुझे पूछने का मन कर रहा है सज्जन कुमार सिंह से कि शुरू में लोगों को ये समझा पाना कि भले ही चुनाव में हम लोग बहुत फ्रीबीज दे के वादे कर लिए, पिछली सरकार ने बहुत मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी, लेकिन ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सस्टेनेबल है नहीं। थोड़ा सा कठोर कदमों को झेलने की आदत आप डाल के रखिए। इसके लिए वहाँ की जनता कितनी तैयार होगी? एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस कहां से आएगी, और ये बेसिकली सीपीएम ऑनवर्ड्स आया। एक वहां पे हैं हमारे काफी सीनियर, उन्होंने बताया कि देखो सीपीएम के बाद बंगाल में ये बात आई कि आप काम इसलिए करते हैं कि आपको काम ना करना पड़े, कि आप स्ट्राइक के लिए काम करेंगे, क्लोजर के लिए काम करेंगे। वो एक कल्चर जो कम्युनिस्ट कल्चर आया, जिसके कारण बंगाल डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ। एक हुआ करते थे इंडस्ट्री मिनिस्टर जो खुद ही स्ट्राइक पे, हड़ताल पे, उन्हें हड़ताली मंत्री भी कहा जाता था। तो एक तो वो है। अब मैं आपको देता हूं, पूरे इंडिया में आप जाएं, कहीं भी हर 2 किलोमीटर पे आप हाईवे पे पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं देखेंगे, वो केवल आपको बंगाल में दिखेगा। ठीक है, उनका आर्गुमेंट होता है कि नहीं पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी के, लेकिन वो उसका असली पर्पस क्या है कि बंगाल चूंकि पोरस बॉर्डर है, एक पैरेलल इकोनॉमी। अब बांग्लादेश में आप देखिए, चिटगांव को छोड़ के बहुत ज्यादा उनके पास पहाड़ नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, बाकी स्टोन चाहिए, वो सारा का सारा झारखंड बीरभूम से होते हुए आप देखेंगे सैकड़ों ट्रक डेली जाती है, और वो हाईवे पे सिविक वॉलंटियर और पुलिस जो एक्चुअल होता है वो बैठा रहता है पीछे। ये मिसाल ये है कि वहां पे आप स्पीड को ये एक सिंबॉलिक रोक देते हैं, आप पिकअप होने ही नहीं देते। दूसरी बात देखिए कि वहां पे सबसे बड़ा एटीट्यूडनल है कि आप लोकल ट्रेन में, बड़ी मतलब ये थोड़ी फनी स्टोरी है कि कैलकाटा से कृष्णानगर हम लोग जा रहे थे कि लोकल ट्रेन में देखिए कि क्या गॉसिप चल रहा है। बंगाल में ये चलता है कि लोकल ट्रेन में जो 2 घंटे के करीब का वो सफर है,
1 घंटे होने के बाद एक जेंटलमैन आए और कहा कि आपका हाफ टाइम हो गया, अब आप उठ जाइए, अब हम बैठेंगे। अब एक समय जब इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझे तो ये दिखाता है कि सीपीएम कल्चर कैसे इनग्रेन्ड हो गया है, इन द सेंस ऑफ इसको आप राइट टू इक्वालिटी कर सकते हैं, बट ये एक एंटाइटलमेंट है। पेवमेंट वहां पे खाली तो मिल ही नहीं सकता है। वहां पे बताएंगे आप कुछ भी मॉल बनाए, बड़े बड़े एस्टेब्लिश बनाए, रोड के सामने है, लेकिन आपको जाने के लिए 100 मीटर का यू टर्न लेना होगा पेवमेंट का, और पेवमेंट पे एक साइड नहीं, दोनों साइड आपको ये मिलेगा। ये जो एक एटीट्यूडनल रेसिस्टेंस है, जिसके लिए बंगाल 77 से पहले नहीं जाना जाता, ये जो डेकेडेंस है, हाँ बंगाल को झेलना पड़ा, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, लैंड का प्रॉब्लम, स्पेस का प्रॉब्लम, तो सबसे पहले तो ये है। दूसरा आप देखिए कि जैसे हमने त्रिपुरा का एग्जांपल दिया, आफ्टरनून में ये माना जाता है कि बंगाल में एक तो वेदर उसके लिए है कि ह्यूमिड वेदर है, कोलकाता साइड बहुत जंगल महल की साइड में बहुत ही हॉट वेदर है, तो आफ्टरनून में ब्रेक और सोने का कल्चर है 3 से 4 घंटे, तो आप ये देखेंगे। अब अगर आप जिस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं उसमें ये नई जनरेशन उसमें चाहिए, क्योंकि वही जब बंगाल से लोग बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे एक्सेलेंट प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस है। बंगाल में जाते ही वो एटीट्यूडनल चीज आता है, उसको त्रिपुरा में हमने देखा है 5 साल में बदलते हुए। तो बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या होगी कि बीजेपी को जो वोट मिला है वो वीजावी टीएमसी सिंडिकेट सिस्टम, जो हर चीज में कट मनी, करप्शन, ये एक फैक्ट है, ये ब्लंट है। बंगाल का जियोग्राफिकल एडवांटेज को मैन मेड एफर्ट से बर्बाद किया गया है। वो बिहार की तरह लैंडलॉक्ड नहीं है, वो कोस्टल एरिया है, उसकी पुल फैक्टर थी। ऐसे सिनेरियो में जो एक कल्चर इनग्रेंड है कि आप पार्टी तो बदले लेकिन वो एटीट्यूड है, क्योंकि आपका रेफरेंस वो है, उसमें आप एक पैराडाइम शिफ्ट लाना चाहेंगे तो आएगा। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि देखिए जो जनरेशनल जेंजिफिकेशन हो रहा है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी का, उसके सेंस में सेंस ऑफ लॉस इस बार बहुत बड़ा रीजन, नाउ और नेवर मोमेंट। बीजेपी को जो मैंडेट मिला डिस्पाइट ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, वो इसलिए था कि बिल्कुल कि वो तैयार है कि बंगाल अब हाथ से निकल जाएगा, वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी था। तो मुझे लगता है बदल सकता है, बट उसके लिए प्रूडेंस, वो एक पैराडाइम शिफ्ट रातों रात नहीं होगा, बट वो हो सकता है क्योंकि वो कम्युनिस्ट कल्चर, पार्टीज बदली हैं, बट अभी भी बचा हुआ है कि आप पूरा एफर्ट इसलिए करते हैं कि हड़ताल हो जाए, छुट्टी मिल जाए। वो एटीट्यूड जो है वो जनरेशन अब जा रही है, नई जनरेशन आप देखेंगे। हालांकि इसमें यह है कि सज्जन जी, जो संजय बुधिया साहब ने पहले कहा भी पहले सवाल का जवाब में, कि इनमें से कई सारी चीजें एक परसेप्शन भी बनी हुई हैं लोगों के बीच में कि हड़ताल अभी भी हो रही होती है, कट मनी वहां भी चल रहा होता है। पता नहीं जमीन पे वाकई इंडस्ट्री इस चीज को इतना फेस करती क्या? संजय जी, मैं इस बात को कहूंगा कि एक तो पास्ट है, पर हमको फ्यूचर को देखना है। और ये जो आपने कहा कि क्या कंट्रोल करना है, तो फाइन बैलेंसिंग वाली बात है। मतलब जो शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन वाला, अगर लोग देखेंगे कि यहाँ और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, नई इंडस्ट्री जाएंगी, तो अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत फ्री बीज की आप बात कहिए या कुछ मतलब कैश इंसेंटिव वगैरह अगर कुछ डेफर भी होता है या डिले होता है या कम होता है, तो लोग उसको भी सब्र कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको लॉन्ग टर्म में गेन दिखे। तो इसकी बड़ी फाइन बैलेंसिंग की जरूरत है। और एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों को बंगाल से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी यूरोप की और अमेरिका की, उसको एक बढ़ाने की बहुत बड़ी जरूरत है। पहले यहाँ से 3-4 एयरलाइंस आती थी, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी, लुफ्तांसा थी, केएलएम थी, पर अभी सभी यहाँ से चली गई हैं। तो ये बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी जो है बिजनेस के लिए, आप टूरिज्म के बोलिए, इंडस्ट्री के लिए बोलिए, तो एक हमारा ये कनेक्टिविटी का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें डायरेक्ट एयरलाइन जरूर चाहिए यूरोप से यूएस के लिए और या यूरोप के लिए, इसके लिए। और लास्ट एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा कि जैसे एजुकेशनल हब है वो एकदम सही है, बंगाल में मेडिकल हब होने की काफी पोटेंशियल्स हैं, बिकॉज ऑफ द अगेन सेम लोकेशन। क्या बांग्लादेश के लोग आते हैं और नेबरिंग कंट्रीज के आते हैं, पहले सब साउथ जाते थे कि वेलोर जाना है, वेलोर यूज्ड टू बी डेस्टिनेशन। तो वैसे ही बंगाल में ऑलरेडी काफी कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशन आई हैं, पर इसको और काफी बड़े स्केल में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये 2-3 चीज आपने काफी अच्छा पॉइंट आउट किया, लेकिन एक बात जो बार बार चुनाव के दौरान भी कही गई, अब चुनाव के बाद भी कही जा रही है, डबल इंजन की सरकार। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में भी उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है वाकई कितना रंग लाएगी वहां के विकास में, इस पे सुनील कुमार सिन्हा साहब और एके बी सर आपके पास आऊंगा, छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं।